कि जब भी पेरेंट्स की बात नहीं मानी जाती तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी एविक्शन के नाम पर, या कभी सेक्शन 23 में प्रॉपर्टी वापस लेने के नाम पर। कहीं ये सिर्फ प्रॉपर्टी मैटर्स को सेटल करने के लिए तो नहीं यूज किया जा रहा है? तो क्या ऐसा सीनियर सिटीजन जिसके नाम पर ओनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की, क्या वो भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं? उसको वो खत्म कर रहे हैं, ओवरटर्न कर रहे हैं और मदर की अपील को एक्सेप्ट करके बेटे और बहू को इस घर से एविक्शन करने का ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी मदर के ऊपर लगाई गई। कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स को भी समझना होगा कि ये कोई ब्लैकमेल करने की चीज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक ही जजमेंट हमारे कितने पॉइंट क्लियर कर रही है। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज पता लगे कि केस किस तरह से कोर्ट में आते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्टीज जो हैं अपने अपने स्टैंड रखती हैं, और कैसे उसमें से लॉ पॉइंट निकल के आता है और कैसे उस लॉ पॉइंट को कोर्ट डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। दोस्तों, सन 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट आया और इसका मेन पर्पस ये था कि सीनियर सिटीजन के मेंटेनेंस का ध्यान रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। अब वो प्रोटेक्शन किस तरह से होगी, ये भी 2-3 तरीके से हो सकती है और इसमें मेजरली 2 तरीके हैं। पहला तो है एविक्शन का, यानी कि अगर जो भी उनको तंग कर रहा है तो वो उसको अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, एविक्शन करा सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट में या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास जाकर के एप्लीकेशन दे करके। दूसरा तरीका यह है प्रोटेक्शन का कि यदि मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम कर दी है और ये इस शर्त पर करी है कि बच्चे उनका बाद में ध्यान रखेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे, लेकिन बच्चे बाद में उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें प्रॉपर उनकी टेक केयर नहीं करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के उस ट्रांसफर डीड को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि सीनियर सिटीजन अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सेक्शन 23 दिया गया है जिसमें कि ट्रांसफर डीड को कैंसिल करा सकते हैं, प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, और जो प्रोटेक्शन के लिए एविक्शन का मेथड है, क्या वो सही है? कहीं ये सिर्फ प्रॉपर्टी मैटर्स को सेटल करने के लिए तो नहीं यूज किया जा रहा है? और दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि सीनियर सिटीजन एक्ट केवल और केवल ब्लड रिलेशंस के ऊपर लागू होता है। तो यानी कि अगर सीनियर सिटीजन को, माता पिता को, अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना है, एविक्ट करना है, तो ऐसे में वो अपने बेटे और बेटी को तो कर सकते हैं, लेकिन डॉटर इन लॉ को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में नहीं आती है। और डॉटर इन लॉ का एक अपना भी इंडिपेंडेंट राइट है, राइट टू रेजिडेंस का, जो कि उसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट है कि डॉटर इन लॉ को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा एविक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अपने राइट्स भी हैं जो कि उसे स्पेशल एक्ट में मिले हैं। तो क्या ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे हटके भी हाई कोर्ट या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल कोई ऐसा फैसला दे सकते हैं कि डॉटर इन लॉ को एविक्ट किया जाए, और वो भी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत? और तीसरा पॉइंट इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि देखिए, जो एविक्शन का पॉइंट है, तो क्या ऐसा सीनियर सिटीजन जिसके नाम पर ओनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की, क्या वो भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं? क्या बिना ओनरशिप टाइटल के भी ये चीज जो एविक्शन का पॉइंट है इसको कैरी आउट किया जा सकता है? दोस्तों, आज हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की हमारी जजमेंट जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की है, सीनियर सिटीजन एक्ट पर आधारित है, ये इन तीनों पॉइंट्स को कवर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, केस को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको आपने पूरा अंत तक जरूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए।
यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या थे केस के फैक्ट्स और कैसे हाईकोर्ट ने इन तीनों पॉइंट्स को कवर किया इस जजमेंट में। देखिए, इस केस में एक मदर थी जो कि सीनियर सिटीजन थी, उनके हस्बैंड भी थे जिनसे उनकी आपस में बनती नहीं थी, और 3 बच्चे थे जिनमें से एक डॉटर थी और 2 बेटे थे। बेटे की एक की शादी हो चुकी थी जिससे कि मदर को प्रॉब्लम थी, यानी कि मदर का जो डिस्प्यूट था वो एक्चुअली में बेटे और बहू से था, और दूसरा डिस्प्यूट एक और था, उसको हम अभी साइड में रख देते हैं, जो कि मदर का अपने हस्बैंड के साथ था। वो दोनों सीनियर सिटीजन थे। मदर के नाम पे एक फ्लैट था, प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी देखिए उसकी ओनरशिप टाइटल नहीं था, लेकिन उनके नाम पे, मदर के नाम पे उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी थी। मदर ने इस केस में ये भी कोर्ट को बताया था कि उस लोकेलिटी में, उस कॉलोनी में पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर ही सभी चीजें होती हैं, कहीं भी कोई प्रॉपर ओनरशिप टाइटल नहीं है। तो ये उन्होंने एक चीज एडमिट करी थी कि ये चीज ऐसे है, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं उस प्रॉपर्टी की, उस फ्लैट की। तो मदर के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस फाइल किया गया, एप्लीकेशन फाइल की गई कि उनका बेटा और बहू उन्हें तंग कर रहे हैं। बल्कि उनका ये कहना था कि जिस फ्लोर पर, यानी कि उस फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती थी, उनका सामान पड़ा था, बेटे और बहू ने उनके फ्लैट में जबरदस्ती घुस के वहां पर कब्जा कर लिया है, उनके सामान को बाहर फेंक दिया है। उस सामान में कुछ बेटी का सामान भी था, उसको भी बाहर नहीं फेंक दिया है, जिसकी वजह से अब वो जो है उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया है, और अब मदर उस जगह पर नहीं रह पा रही हैं, जिसकी वजह से मदर को उस फ्लैट को छोड़ करके अपनी डॉटर के पास जाकर के रहना पड़ रहा है, जो कि कहीं और रह रही है। मदर ने यह भी बताया कि उसी फ्लैट के 2nd फ्लोर पर फादर रहते हैं, यानी कि उनके हस्बैंड रहते हैं, जिनसे कि उनका डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में फाइल की गई कि बेटे और बहू को उनकी प्रॉपर्टी में से बाहर किया जाए, और उनका ये कहना था कि वो उस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जब दूसरी पार्टी आई तो उन्होंने बताया कि मदर और फादर का ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों अलग रह रहे हैं, और फादर ने इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सिविल कोर्ट में एक सूट भी डाला हुआ है, जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन। यानी कि सूट फॉर डिक्लेरेशन है कि जो प्रॉपर्टी जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मदर हैं, वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में फादर की है, ऐसा सूट फादर ने डाला है, क्योंकि सभी के सभी पैसे फादर के लगे हुए हैं, इस वजह से वो प्रॉपर्टी फादर की है, सूट ऑलरेडी चल रहा है। देखिए दोस्तों, इस बेसिस पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि ओनरशिप टाइटल क्लियर नहीं था, मदर सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थी, इस करके मदर की एप्लीकेशन कि बच्चों को अविक्ट किया जाए, वहां से सन को अविक्ट किया जाए, डॉटर इन लॉ को अविक्ट किया जाए, वो मदर की डिसमिस कर दी गई। इसके बाद मदर के द्वारा उसकी अपील फाइल की गई, लेकिन अपील में भी मदर को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला। दोस्तों, जब मैटर हाईकोर्ट में चला तो हाईकोर्ट में मदर के द्वारा तो सेम ही ग्राउंड्स जो हैं वो लिए गए, जो कि नीचे लिए गए थे। जब दूसरी पार्टी अपील हुई तो उन्होंने बताया कि फादर के द्वारा जो सूट फॉर डिक्लेरेशन डाला गया था, जो कि डिसमिस हो गया था, उसको रिस्टोर करने की एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर दी है, और सूट अभी पेंडिंग है। यानी कि वो सूट अभी डिसमिस नहीं हुआ है, उसमें फिर से जान डालने की कोशिश की जा रही है, और अगर वो चीज सक्सेसफुल हो जाती है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो फादर की कहलाएगी, मदर का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होगा, कोई भी शेयर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, बेटे और बहू के द्वारा ये भी बताया गया कि ये जितनी भी प्लानिंग है, जितनी भी चीजें हो रही हैं मदर के द्वारा की जा रही हैं, ये बेटी के कहने पे की जा रही हैं। बेटी चाहती है कि मदर की जो प्रॉपर्टी है, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर मदर के नाम पे है, वो बेटी को मिल जाए, दामाद को मिल जाए। इसी करके ये सारा कुछ प्लान किया जा रहा है कि ये इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। मदर ने ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी डॉटर के नाम पे कर दी है, तो जिससे पता लगता है कि वो इस प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, या जो बाकियों के राइट्स हैं उनको डिफीट करना चाहते हैं।
तो दोस्तों ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा ये देखा गया कि फैमिली के बीच में बहुत ज्यादा एक्रीमनी है, बहुत ज्यादा मतभेद हैं, कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है, बीच में दोनों हर एक के केस चल रहे हैं, कहीं पे जो है एफआईआर की गई है कि भी मारपिटाई की गई है, उधर मदर और फादर के बीच में केसेस चल रहे हैं, ये मौजूदा केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का उद्देश्य पेरेंट्स सीनियर सिटीजन को मदद करना था, उन्हें मेंटेन करना था, उनको प्रोटेक्ट करना था। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये एक्ट केवल और केवल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सेटल करने का एक जरिया बन जाए, क्योंकि इस एक्ट में ये देखा जा रहा है कि जब भी पेरेंट्स की बात नहीं मानी जाती तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी एविक्शन के नाम पर, या कभी सेक्शन 23 में प्रॉपर्टी वापस लेने के नाम पर। तो सीनियर सिटीजन एक्ट ज्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटल करने का एक जरिया बन गया है, जो कि बहुत ही गलत है। दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि एक बेटे का ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स और मदर का ध्यान रखे, उनकी टेक केयर करे, उन्हें मेंटेन करे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत उन्हें ना आने दे। सीनियर सिटीजन एक्ट यही कहता है, यही ड्यूटी एक बच्चों पर डालता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे नजर आ रहे हैं कि मदर जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ऐसे में अगर मदर वहां पर रहती भी है तो भी वो पीसफुली नहीं रह पाएंगी। तो दोस्तों इन सब का ध्यान रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इस केस में वो जो नीचे वाले ऑर्डर हैं जिसमें कि मदर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था, अपील में भी रिजेक्ट किया गया था, उसको वो खत्म कर रहे हैं, ओवरटर्न कर रहे हैं और मदर की अपील को एक्सेप्ट करके बेटे और बहू को इस घर से एविक्शन करने का ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी मदर के ऊपर लगाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाई कोर्ट ने करी वो ये थी कि मदर के ऊपर भी एक कंडीशन लगाई, एक शर्त लगाई कि जब तक कि हस्बैंड का सूट फॉर डिक्लेरेशन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक मदर उस प्रॉपर्टी को या बेटी उस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेच सकती हैं, फर्दर सेल उसकी नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगी जब तक कि हस्बैंड का केस डिसाइड नहीं हो जाता, लेकिन तब तक बेटे और बहू को उस घर से निकलना होगा। तो दोस्तों इस केस में काफी कुछ पॉइंट हमारे क्लियर हुए। पहला तो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी सेटलमेंट का एक मैकेनिज्म बन गया है सीनियर सिटीजन एक्ट, इसे डिस्करेज करना होगा। कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन को भी समझना होगा कि ये कोई ब्लैकमेल करने की चीज नहीं है। ऐसा ना हो कि अगर आपकी एक बात नहीं मानी जाए तो आप सीधा ही सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में चले जाएं, इस एक्ट का मिसयूज करने लग जाएं। दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर हुआ कि बेटे के साथ साथ बहू को भी निकाला जा सकता है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि डॉटर इन लॉ को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इवन देन, क्योंकि केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, हर एक कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन है, और ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी है तो वो पत्थर की लकीर हो गई है। यानी कि कोर्ट्स अपना जुडिशियल माइंड लगा सकती हैं और डॉटर इन लॉ को भी घर से बाहर निकलने के आदेश दे सकती हैं, वो भी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। और तीसरा पॉइंट ये भी था कि जब ओनरशिप नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उसके बेसिस पर भी एविक्शन किया जा सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक ही जजमेंट हमारे कितने पॉइंट क्लियर कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है सभी पेरेंट्स के लिए, सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी डॉटर इन लॉज के लिए भी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप इस जजमेंट को जरूर पढ़ें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको हर एक चीज पता लगे कि केस किस तरह से कोर्ट में आते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्टीज जो हैं अपने अपने स्टैंड रखती हैं, और कैसे उसमें से लॉ पॉइंट निकल के आता है और कैसे उस लॉ पॉइंट को कोर्ट डिसाइड करती है। तो आपने देखा आज का केस, तो इस केस की जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।